केवीएस एनवीएस के टीयर 1 में अंतिम प्रहार के रूप में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस सेशन के अंदर में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो डायरेक्टली आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसके ऊपर में अगर आप लोग चाहोगे तो पूरा का पूरा एक लगातार जो है फ्रेंड्स आपके 10-12 क्वेश्चन एक साथ में इसके ऊपर में करवा दूंगा, क्योंकि ईएमआरएस के अंदर में इसमें से तीनों के तीनों जो पेपर हुए उसके अंदर में अलग अलग जो है क्वेश्चंस इसके अंदर में पूछे गए। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटर टर्न अराउंड, ठीक है, आपको बताना है 80% से ज्यादा था। ऐसे कितने राज्य थे? चलिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कितने राज्य थे जिसमें 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो प्लीज इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना देंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो 80% से ज्यादा वाले देखिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर में था। तो सबसे पहली चीज तो याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा कहीं पे अगर वोटर टर्न अराउंड हुआ है या सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कर हुई कहीं हुई है तो वो हुई है लक्षद्वीप के अंदर में। ठीक है, 84.16 के साथ में। अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सबसे ज्यादा हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, 81.86%। आसाम में जो है 81.62%। त्रिपुरा के अंदर में 80.92% और मणिपुर के अंदर में 80.47%। तो 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें से 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यहां पर में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इनमें से एक त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा। वही अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, सबसे लोवेस्ट अगर कहीं पे हुई है तो वो हुई है बिहार के अंदर में। ये भी प्लीज याद रख लेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे सबसे कम वोटिंग कहां पर में हुई है, 56.19% के साथ में, 56.19% के साथ में सबसे कम वोटिंग। ठीक है, सबसे कम वोटिंग हुई है, ठीक है, बिहार के अंदर में। ओके, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर में हुई है, ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रख लेना है आप सभी लोगों ने। ये जो जो बात का डेटा है आप लोगों का जो ओरिजिनल, ठीक है, लक्षद्वीप 84.16, फिर आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर। ओके, अच्छा, ओवरऑल वोटिंग कितनी हुई थी ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। ओवरऑल हुई थी 65.79% ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल भारत के अंदर में कितनी वोटिंग हुई? 65.79% पूरे भारत की जो वोटिंग थी उसकी, उसका यहाँ पर में बात हो रही है। ये भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी। ओके, तो सबसे ज्यादा वोटिंग लक्षद्वीप के अंदर में हुई थी। चलिए, और लगभग लगभग जो है फ्रेंड्स 56% के आसपास में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, 56%, लगभग लगभग 56.19, बिहार में सबसे कम। ओके, चलिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में त्रिपुरा, क्योंकि 5 राज्य या 5 जगह ऐसी है जहां पर में 80% से ज्यादा हुआ है, उसमें से एक त्रिपुरा है। ठीक है, ना तेलंगाना है, ना उत्तर प्रदेश है, ना पंजाब है। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे और कोई क्वेश्चन हमारा बन सकता है जो, ठीक है, ध्यान से आप लोग सबसे पहले तो ये डेटा देख लीजिए आप लोग। अगर कोई भी यहाँ पर में दिक्कत आती है तो वो बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, ओवरऑल कितना है? 65.79%। देखो यहाँ पर मैंने एक और डेटा पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ओवरऑल जो हमारे भारत में जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, उनमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि 65.79% तो ओवरऑल वोटिंग हुई है। उसमें से महिलाओं का और पुरुषों का कितना था? तो देखिए 65.80 के साथ में, ठीक है, पुरुष है, और 65.78 के साथ में महिलाएं हैं। तो महिलाओं और पुरुषों की वोटिंग जो यहाँ परसेंटेज है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर में एक 0.02 का ही फर्क रहा, केवल 0.02 का। ठीक है, तो 65.80, 65.70, ठीक है, और अदर्स जो है, ठीक है, उनमें से मान लीजिए कि 100 अदर्स होंगे, अगर अदर मतलब ना लड़की ना लड़का, ठीक है, उनमें से, ठीक है, 27.08% लोगों ने वोट किया है, जो अदर्स थे, लड़की लड़कों के अलावा वाले। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इंडिया के साथ में को चेयर किसने किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया को चेयर द रिसेंट एआई एक्शन समिट विथ विच कंट्री। ठीक है, एआई एक्शन समिट जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखेंगे कि भारत ने, ठीक है, फ्रांस के साथ में को चेयर किया है। कहां पर में हुई थी ये एआई एक्शन समिट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आ सकता है। पेरिस के अंदर में हुई थी। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर में एआई एक्शन समिट। ठीक है, चलिए, नाउ आगे बढ़
ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों का नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ऊपर में आएगा, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, की जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 है, इसकी घोषणा 2025 में जाकर हुई है। ठीक है, इसके ऊपर में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है, 71वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर में 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड, उसके ऊपर में सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जो जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर में। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक एक करके करवा दूं। बेस्ट फीचर फिल्म का अगर अवार्ड किसी को मिला है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म का अवार्ड, तो वो मिला है 12th फेल को। ओके, 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म। ओके, स्वर्ण कमल, याद रखना है आप लोगों ने, स्वर्ण कमल मिला है बेस्ट फीचर फिल्म को। वही बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर की बात करें हम लोग फीचर फिल्म के लिए, तो आत्म पैम्फलेट, ठीक है, आत्म पैम्फलेट जो है इसके लिए इसको मिला है। ठीक है, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का पुरस्कार जीती है, कोई डायरेक्शन का पुरस्कार जीता है कौन सी मूवी ने, आत्म पैम्फलेट ने, स्वर्ण कमल मिला है उसको भी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म, मतलब जनता को जो पसंद आई है, पॉपुलर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, इसको भी स्वर्ण कमल मिला है। ओके, यहाँ पर मैं देखूंगे सारे जितने भी है वो स्वर्ण कमल वाले हैं। बेस्ट चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रंस फिल्म नाल 2 को मिला है, ठीक है, स्वर्ण कमल। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स एवीजीसी फिल्म जो है आप लोगों की जो मतलब एनिमेटेड फिल्म है हनुमैन, ठीक है, इसको मिला है। बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी को। ठीक है, देखो द डेब्यूट डायरेक्टर मतलब जिसने पहली बार अपनी फिल्म को डायरेक्ट किया है, और बेस्ट डायरेक्शन मतलब बेसिकली जो ऐसा डायरेक्टर ने किया हो जो फिल्म को जो पहले भी कर चुका हो। अब यहाँ डायरेक्टर को नहीं मिला है, मूवी को मिला है बेस्ट डायरेक्शन का। नॉन बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, हिंदी मूवी। नॉन फीचर, देखो फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म के अंदर में फर्क क्या होता है। फीचर फिल्म होती है बड़े पैमाने के ऊपर में रिलीज करने के लिए, सिनेमा घरों में लगती है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर में बड़े पैमाने के ऊपर में रिलीज होती है। लेकिन नॉन फीचर फिल्म जो है छोटी सी डॉक्यूमेंट्री या इंटरनेट के ऊपर में बस छोटा सा सर्कुलेशन होता है उसका, इतनी ज्यादा वाइड लेवल के ऊपर में उसको रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिए किसी ने छोटा सा शौकिया तौर पर जो है मूवी बना ली, तो नॉन फीचर फिल्म। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, हिंदी, स्वर्ण कमल मिला है। ठीक है, नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, ठीक है, स्वर्ण कमल। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर नॉन फीचर फिल्म के लिए, ठीक है, माऊ को मिला है। देखो ध्यान से समझना आप लोग, डेब्यूट फिल्म के लिए यहां पर मैं डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड आत्मा पैम्फलेट को मिला है, लेकिन ये फीचर फिल्म है, बड़े लेवल के ऊपर में फिल्म बनी थी। नॉन फीचर फिल्म के अंदर में अगर डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड कोई मूवी को मिला है तो वो मऊ को मिला है। ठीक है, द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ, मिजो फिल्म है ये। ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जो है वो मिला है, बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉन फीचर फिल्म के अंदर में ये मिला है पीयूष ठाकुर को। ठीक है, जो उनकी पहली पिक्चर थी ना, द फर्स्ट मूवी, उनका उस पिक्चर का नाम ही है द फर्स्ट। ठीक है, द फर्स्ट फिल्म नाम है उस मूवी का, स्वर्ण कमल मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स हिंदी में भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, मुझे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि मैं रिवीजन के थ्रू आप लोगों को याद करवा दूं। बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, टीम प्लीज एक बार देख लीजिए क्या बफरिंग का प्रॉब्लम सच में आ रहा है यहाँ पर। मैं बार बार रिवाइज करवा के ये याद करा दूंगा क्या। एक जो क्वेश्चन है, जो 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे आप लोग, बताइए कितने बच्चे चाहते हैं। चलिए एक बार फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में रिफ्रेश कर लेते हैं इसको कि क्या बफरिंग का इशू इससे सॉल्व हो सकता है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज कि क्या अभी भी बफरिंग आ रही है। एक बार प्लीज क्लियर चेक कर लीजिए कि क्या अब सही हो गया है। अगर सही हो गया है तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको ये एक जो क्वेश्चन है 3 नंबर आपको अभी के अभी दिला देता हूं और हजारों लोगों से आप लोग आगे निकल जाओगे। ठीक है, बाल कलाकार, बाल साहित्य, वो सारे के सारे आप लोगों को अवार्ड करवा दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मेमोराइजर में भी डाला हुआ है, पेड क्लास में कराया भी है, मैं यहाँ भी करवा दूंगा आप लोगों की रिवीजन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। प्रथम निर्देशक, ऐसी फिल्म जो फीचर फिल्म हो, बड़े पैमाने पर रिलीज की गई हो और प्रथम बार कोई निर्देशक ने इसको रिलीज निर्देशन किया हो, आत्म पैम्फलेट। ठीक है, उसकी आत्मा ने पहली बार जो है कोई फिल्म को डायरेक्ट किया, ऐसा याद रख लेना आप लोगों ने, आत्म पैम्फलेट, स्वर्ण कमल मिला है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म
मतलब जो सबसे ज्यादा, पता नहीं सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म कितने लोगों ने देखी है, मैंने तो देखी नहीं अभी तक। ठीक है, अब कौन है जिसने देखा है ये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, स्वर्ण कमल मिला है इसको भी। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 मराठी पिक्चर है, स्वर्ण कमल। एनिमेटेड फिल्म हनुमान, ठीक है, एवीजीसी बोला जाता है इसको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, ठीक है, देखो यहाँ पर में प्रथम निर्देशन बोला जाए तो आत्म पैम्फलेट को फीचर फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन ओवरऑल मतलब कि पहली दूसरी तीसरी कोई भी पिक्चर हो सकती है उसकी, ठीक है, तो द केरला स्टोरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, ठीक है, गैर फीचर मतलब होता है ऐसी पिक्चर जो कि बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के लिए ना बनाई गई हो। सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म, ठीक है, निर्देशक के अंदर में तो माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ, मिजो फिल्म है ये, मिजोरम मिजो भाषा की, ठीक है, स्वर्ण कमल मिला है। क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से याद होंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। ओके, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, मतलब कि जो फिल्म ऐसी है जो बेस्ट फीचर फिल्म है जो नेशनल सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज को बढ़ा रही है। सैम बहादुर, ठीक है, सैम मानिक शॉ के जीवनी के ऊपर में आधारित सैम बहादुर। लेकिन कौन सा मिला है, रजत कमल मिला है, स्वर्ण कमल नहीं मिला है, रजत रजत कमल मिला है। लीड एक्टर का जो अवार्ड मिला है फ्रेंड, शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को ट्वेल्थ फेल के लिए। ट्वेल्थ फेल को अपने आप में जो है वो स्वर्ण कमल मिल चुका है बेस्ट फीचर फिल्म का, ठीक है, और इनको जो विक्रांत मैसी को जो मिला है वो रजत कमल मिला है, ठीक है, रजत कमल। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है फ्रेंड्स, रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में, रजत कमल है ये, स्वर्ण कमल नहीं है, ये रजत कमल है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, ये देखिए बहुत सारे लोगों को मिला है यहाँ पर में, आप लोगों ने इतना सारा नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा यहाँ पर में, ठीक है। विजय राघवन को मिला है, मलयालम एक मूवी है उसके लिए। और यहाँ पर में देखिए मुथुपेट्टाई सोमू भास्कर नाम है एक व्यक्ति का, पार्किंग मूवी के लिए। तो ये आप लोगों ने नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाला, ठीक है। एक्ट्रेस वाला भी नहीं रखना है आप लोगों ने, ओके। और एक्ट्रेस जो है चाइल्ड एक्ट्रेस, ये भी बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, शेयर्ड है, रजत कमल मिला है। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये माऊ वाला जो है क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम फिल्म निर्देशक जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म गैर फीचर्ड के अंदर में माऊ, स्वर्ण कमल मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए फीचर फिल्म द केरला स्टोरी को मिला है। एवीजीवी, ठीक है, जीसी हनुमान को मिला है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं हम लोग यहाँ पर में, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म। और बेस्ट फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल मिलता है उसको, स्वर्ण कमल, ठीक है, स्वर्ण कमल मिलता है उसमें, ठीक है। तो ये ट्वेल्थ फेल को मिला है स्वर्ण कमल, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को जो है फ्रेंड्स मिला है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड, स्वर्ण कमल में। हनुमान को मिला है आप लोगों का एवीजीसी एनिमेटेड फिल्म का, ठीक है, स्वर्ण कमल। नाल 2 को, ठीक है, बाल जो कलाकार है उसके लिए यहाँ पर में मिला है, ठीक है, बाल कलाकारों की जो है जो पिक्चर है उसके लिए मिला है नाल 2 को। बाल फिल्म जो बाल कलाकारों के लिए, बाल फिल्म या बालकों के लिए बनाई गई है जो पिक्चर, नाल 2, ठीक है, चाइल्ड फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म नाल 2 मराठी पिक्चर है, ठीक है। तो ट्वेल्थ फेल को मिला है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये देख सकते हो बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल स्वर्ण कमल। बार बार रिवाइज करवाता चलूंगा, देखो मैं रिवाइज कराने के लिए तैयार हूं, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, ओके। मन्नू मुन मुन सिंह बोल रहे कभी भी पोल दे देते, मुनमुन सिंह जी एक्चुअली कभी भी पोल नहीं दे देते। पोल क्या है ना कि आपके तरफ में इंटरनेट जो है ना, ठीक है, आप जिस कोने कपचे में बैठे हुए हो, ठीक है, वहां पर में आपका इंटरनेट थोड़ा सा पीछे धीरे जो है वो आ रहा है। दूसरी चीज कि आप जो है ना वो लाइव नहीं देख रहे हो, आप पीछे करके देख रहे हो चीजों को, ठीक है। चौथी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ पर में लाइव का बटन दबा सकते हो। और पांचवी चीज ये है कि आप तीसरी चीज पूछा ही नहीं आपने कि क्या थी। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर जो है फीचर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, नवोदित डायरेक्टर या पहली पिक्चर थी जिनकी उसके लिए। तो पहली 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 बार डायरेक्शन की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूं, ठीक है, फिर भी अवार्ड मिल गया। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर फीचर फिल्म स्वर्ण कमल मिला है आत्म पैम्फलेट को। ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है फीचर फिल्म का, ये याद रखना है आप लोगों ने। द केरला स्टोरी को जो है फ्रेंड्स बेस्ट डायरेक्टर मिला है, लेकिन डेब्यूट डायरेक्टर नहीं, बेस्ट डायरेक्टर, केवल डायरेक्टर वाला केरला स्टोरी को, ठीक है। हनुमान को एवीजीसी का मिला है, एवीजीसी मतलब आप लोगों का एनिमेटेड मूवी हो जाती है, ठीक है। ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है स्वर्ण कमल, और ये चारों को ही स्वर्ण कमल मिले हैं, ठीक है।
चलिए, तो आत्म पैम्फलेट, ठीक है, मराठी मूवी बेस्ट डेब्यूट फिल्म डायरेक्शन के लिए ये इसको चुना गया है 71वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर में। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर फीचर फिल्म और बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर नॉन फीचर फिल्म के लिए माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ इसको मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार गैर फीचर फिल्म के लिए पीयूष ठाकुर को मिला है, उनकी मूवी द फर्स्ट फिल्म के लिए, स्वर्ण कमल। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का स्वर्ण कमल किसको मिला है? मैं बताते चल रहा हूं आप लोगों को, देखिए स्वर्ण कमल, रजत कमल, ये ना आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, स्वर्ण कमल, रजत कमल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ईएमआरएस के जो क्वेश्चंस थे जिसके अंदर में स्वर्ण कमल, रजत कमल जितने भी आए हुए होंगे वो प्लीज एक बार लगा दीजिएगा यहाँ पर में। तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये स्वर्ण कमल है, लोकप्रिय फिल्म, ठीक है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, लोकप्रिय फिल्म, पता नहीं किसको पसंद आई है, आप लोगों में से आप लोग बता दीजिएगा। नाल 2 स्वर्ण पुरस्कार मिला है मराठी फिल्म चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के फिल्म के लिए, बाल मूवी, ठीक है। 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल। फ्लावरिंग मैन, देखिए फ्लावरिंग मैन का जो है फ्रेंड्स, आप ये पुरस्कार किसको मिला है? बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का, ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, मैं नॉन फीचर फिल्म, ऐसी फिल्म जो कमाने के उद्देश्य से या बड़े ऑडियंस तक पहुंचने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी, ठीक है। तो फ्लावरिंग मैन हिंदी की है, स्वर्ण कमल मिला है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। रिवीजन इज द की, मैं यहां पर मैं आप सभी लोगों को रिवीजन करवाने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पर मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, पूरी एनर्जी यहां पर मैं लगा दी है, एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए पूरा पूरा का पूरा जो है यहां पर मैं मनोबल अपना डाल दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा, ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बताऊं, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म मतलब आप लोगों की हो जाएंगी स्वर्ण कमल के अंदर में, तो स्वर्ण कमल का ही पुरस्कार मिला होगा इसको भी। नाल 2 मराठी भाषा की मूवी है। हनुमान बेस्ट एवीजीसी पिक्चर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एनिमेटेड ये मिला है इसको स्वर्ण कमल। माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, निर्देशन का अवार्ड मिला है नॉन फीचर फिल्म के लिए, ठीक है। माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल मिला है, ठीक है। फिर से देखिए आप सभी लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, देखिए बेस्ट डेब्यूट जो है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, माऊ द स्पिरिट ऑफ ड्रीम्स ऑफ चिराओ। बेस्ट डेब्यूट मतलब पहली पिक्चर, ठीक है, कोई उन्होंने बनाई है अपने शौक के लिए बनाई थी, स्वर्ण कमल मिला है। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स की जो एक तो सबसे पहली चीज तो जो सलमा जो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वो स्वर्ण कमल नहीं है, वो रजत कमल है, ठीक है, रजत कमल मिला है। रानी मुखर्जी को भी रजत कमल मिला है, स्वर्ण कमल नहीं मिला है, ठीक है। तो किसको रजत मिला है, किसको स्वर्ण मिला है, ये भी याद रख लेंगे आप सभी। सर्वश्रेष्ठ एवीजीसी फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, मतलब स्वर्ण कमल है। स्वर्ण कमल का पुरस्कार रॉकी और रानी तो पॉपुलर मूवी के लिए स्वर्ण कमल मिला है, हनुमान को एवीजीसी एनिमेटेड मूवी के लिए स्वर्ण कमल मिला है, द केरला स्टोरी को बेस्ट डायरेक्टर का स्वर्ण कमल मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का। और नाल 2 को बच्चों की मूवी का बेस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ बाल जो है जो पिक्चर है आपकी उसका पुरस्कार मिला है स्वर्ण कमल, नाल 2 मराठी भाषा की मूवी है, ओके। तो हनुमान तेलुगु भाषा के अंदर में जो है फ्रेंड्स एवीजीसी पिक्चर है, एनिमेटेड, ओके। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो बेस्ट एवीजीसी फिल्म हनुमान स्वर्ण कमल मिला है, ओके। द बेस्ट डायरेक्टर केरला स्टोरी को, ठीक है, स्वर्ण कमल मिला है। बेस्ट पॉपुलर मूवी, ठीक है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये सारे के सारे स्वर्ण कमल वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गैर फीचर फिल्म का, ठीक है, पीयूष ठाकुर को मिला है द फर्स्ट फिल्म नामक मूवी के लिए स्वर्ण कमल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? फीचर फिल्म के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन का, डेब्यूट डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। देखो डेब्यूट बोला होता तो आत्म पैम्फलेट हो जाता, आत्म पैम्फलेट ये डेब्यूट के लिए है, मतलब उनका पहली मूवी का डायरेक्शन है, पहली मूवी का डायरेक्शन आत्म पैम्फलेट, ठीक है। हनुमान, ठीक है, इसको क्या मिला है, इसको एवीजीसी का पुरस्कार मिला है, एनिमेशन वाला। 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल। द केरला स्टोरी को बेस्ट निर्देशन का फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, और आत्म पैम्फलेट को बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है, स्वर्ण कमल, ठीक है, द केरला स्टोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? गैर फीचर मतलब कि जो पिक्चर पैसा कमाने के उद्देश्य से बड़े स्तर के ऊपर में नहीं बनाई गई थी, ठीक है। द फर्स्ट फिल्म के जो डायरेक्टर है पीयूष ठाकुर, उनको तो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला, बेस्ट डायरेक्टर का, ठीक है। पीयूष ठाकुर है उनका नाम, उनको भी स्वर्ण कमल ही मिला है। फ्लावरिंग मैन बेस्ट जो है गैर फीचर फिल्म थी हिंदी भाषा की। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड, नॉन फीचर, प्लीज ये याद रख लीजिएगा आप लोग। माउ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर नॉन फीचर, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर नॉन फीचर, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये डायरेक्टर है नॉन फीचर फिल्म के लिए, ठीक है। तो माउ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ इस मूवी को, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर मतलब उनके डायरेक्टर को नहीं मिला, इस फिल्म को मिला है डायरेक्शन के लिए, ठीक है, डेब्यूट फिल्म वाला। द फर्स्ट फिल्म के जो डायरेक्टर है पीयूष ठाकुर, उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ठीक है। फ्लावरिंग मैन को मिला है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड, और नाल दो को तो चलो बेस्ट बाल कलाकार का बाल मूवी का पुरस्कार मिला है, स्वर्ण कमल मिला है। इन चारों को ही स्वर्ण कमल मिला है। तो फ्लावरिंग मैन, ठीक है, सौम्यजीत घोष, ठीक है, दास्तीदार ने इसको डायरेक्ट किया, लेकिन डायरेक्टर को नहीं मिला, मैं बता दूं आपको, फ्लावरिंग मैन को मिला है, ठीक है, द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ठीक है। तो देख सकते हो आप, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन, बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर ने पहली पहली बार वो फिल्म को डायरेक्ट किया है, और वो भी नॉन फीचर फिल्म है, तो वो है माऊ, उसको भी स्वर्ण कमल मिला है। अब देखिए ईएमआरएस का क्वेश्चन। अब यहां पर मैं मुझे हर एक बच्चे का क्वेश्चन उसका आंसर चाहिए, ये ईएमआरएस का ओरिजिनल क्वेश्चन। मैं हट जाता हूं यहां पर मैं साइड में, ठीक है। मुझे बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, और ये ईएमआरएस का ओरिजिनल क्वेश्चन। इकहत्तरवा जो फिल्म फेस्टिवल, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, जो 2023 का है, 2025 में अनाउंस हुआ, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कैटेगरी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, मऊ को क्या मिला है? स्वर्ण कमल मिला है बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट फिल्म नाम की जो एक मूवी है, ठीक है, द फर्स्ट फिल्म वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आपको पता है ना, बेस्ट डायरेक्शन के लिए द फर्स्ट फिल्म इसको मिला है पीयूष ठाकुर को, इसके डायरेक्टर पीयूष ठाकुर को। फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, और स्वर्ण कमल मिला है। वो पहले वाले थे स्वर्ण कमल ही है, आपको पता है। अब यहाँ देखिए, अभिनेता शाहरुख खान को अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में स्वर्ण कमल से सम्मानित किया नहीं, रजत कमल से सम्मानित किया गया, रजत, ठीक है, रजत कमल से। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रांत मैसी, ठीक है, या फिर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए रजत कमल से सम्मानित हुए। रानी मुखर्जी, ठीक है, नॉर्वे वर्सेस मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो है, उसके लिए रजत कमल मिला है उनको, ठीक है, तो वो रजत कमल है। देखो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहां पर मैं बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे यहां पर मैं, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की, तो द फर्स्ट फिल्म, ठीक है, उनको यहां पर मैं फीचर और नॉन फीचर बोला ही नहीं उन्होंने, ठीक है। इसीलिए आप देखिए यहां पर मैं स्वर्ण कमल मिला है बोला है, स्वर्ण कमल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन द फर्स्ट फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गैर फीचर फिल्म पीयूष ठाकुर को मिले द फर्स्ट फिल्म के लिए, ठीक है। यहां पर मैं कहीं पे भी आप लोगों को देखिए उन्होंने फीचर फिल्म या गैर फीचर फिल्म बोला है क्या? नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा जो है डाउट आ गया था कई सारे लोगों को उस समय में। लेकिन फ्रेंड्स जब ये पेपर आया तो आप लोग देखिएगा, अभी तो आंसर की भी आई है, उसके अंदर में भी द फर्स्ट फिल्म, ठीक है, उसके पीयूष ठाकुर को मिला है, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन के लिए पीयूष ठाकुर को, द फर्स्ट फिल्म के लिए पीयूष ठाकुर को मिला है, ठीक है, स्वर्ण कमल। यहाँ फीचर और गैर फीचर की बात ही नहीं आई है, ठीक है।
सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की फिल्म, गैर फीचर फिल्म। अब देखिए यहाँ पर में नॉन फीचर इस तरीके से बोला जाएगा आपको, नॉन फीचर वर्ग का पुरस्कार किसको मिला है? डायरेक्टर वाला। देखो फ्लावरिंग मैन को तो बेस्ट फीचर फिल्म का, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। नवोदित या पहली बार जिन्होंने फिल्म जो है डायरेक्ट की है, वो भी गैर फीचर फिल्म, वो है मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव। ठीक है। केरला स्टोरी को बेस्ट डायरेक्टर फीचर फिल्म के लिए, ठीक है, डेब्यूट नहीं है, मतलब नॉर्मल वाला फीचर फिल्म के लिए। ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार, ठीक है, मऊ द स्पिरिट और स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ। ओके, ये आप देख सकते हो, बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर नॉन फीचर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे और किस फिल्म के लिए मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गैर फीचर फिल्म, ठीक है, कौन सी पिक्चर के लिए मिला है? तो अभी आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पीयूष ठाकुर को मिला है द फर्स्ट फिल्म के लिए, ठीक है, गैर फीचर फिल्म के लिए। अब यहीं पर आप लोग देख लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर इसके अंदर में बेस्ट डायरेक्शन पीयूष ठाकुर को मिला है द फर्स्ट फिल्म के लिए, नॉन फीचर का, ठीक है, नॉन फीचर फिल्म के लिए। अब यहां पर में जो क्वेश्चन था आप लोगों का, जो आप लोगों को अभी अभी कुछ बच्चों को डाउट आया था, उसमें फीचर और गैर फीचर बोला ही नहीं था उसने, ठीक है। आई होप कि अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा, फीचर या गैर फीचर उसने बोला ही नहीं था। पीयूष ठाकुर को मिला है द फर्स्ट फिल्म के लिए। अच्छा चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्वेल्थ फेल वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, सही है जी, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। आत्म पैम्फलेट वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म, नहीं, बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। अच्छा, तो देखो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था, तो तीसरा वाला सही है, ठीक है, तो 1 और 3 ओनली, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बेस्ट फीचर फिल्म नहीं, देखो बेस्ट फीचर फिल्म नाल 2 नहीं है, नाल 2 चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए जो मूवी है उनकी है, और ये बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो है ट्वेल्थ फेल, ट्वेल्थ फेल, ठीक है, तो ये तो गलत जोड़ी है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नाल 2 है, नाल 2, और हनुमान जो है एवीजीसी है, एवीजीसी वो एनिमेटेड पिक्चर। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, बिल्कुल सही। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मऊ नहीं है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है फ्लावरिंग मैन है, फ्लावरिंग फ्लावरिंग मैन। और मऊ जो है वो बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर है, डेब्यूट डेब्यूट, ठीक है, जिसने डेब्यू किया हुआ है, डेब्यूट डायरेक्टर की फिल्म है, ठीक है, डायरेक्टर की फिल्म है, वो भी नॉन फीचर के लिए, नॉन फीचर के अंदर में मऊ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डेब्यूट जो है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म नॉन फीचर के लिए वो है मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ। ओके, जितने भी बच्चों ने ध्यान से पूरा सेशन देखा है वो अच्छे से आंसर कर देंगे इसका, मुझे पूरा यकीन है। एक बार वापस से देखिएगा इस सेशन को। चलिए EMIRS का फिर से क्वेश्चन देखिए, हिंदी को छोड़ दो आप लोग, ठीक है, यहाँ देखिए 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2023 वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025, सही बात है। 71वां फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का 2025 में अनाउंस हुआ। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटल द फर्स्ट फिल्म, वो हिंदी में देख लो ना, ठीक है, उसको छोड़ दो, द फर्स्ट फिल्म नाम था उसका, इंग्लिश में, हिंदी में गलत है वो, ठीक है, द फर्स्ट फिल्म ये सही है, इंग्लिश वाला जो है ना ट्रांसलेशन वो सही है। वॉज अवॉर्डेड स्वर्ण कमल, बिल्कुल सही बात है, उनको स्वर्ण कमल मिला है बेस्ट डायरेक्शन के लिए। ओके, तो किसको मिला है? पीयूष ठाकुर को मिला है। और ये भी द फर्स्ट फिल्म जो है ना फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अब देखो फिर से कुछ लोगों को डाउट होगा, भाई ये जो द फर्स्ट फिल्म है ना, ये नॉन फीचर फिल्म है, नॉन फीचर, गैर फीचर फिल्म, ठीक है, तो फिर से कंफ्यूज मत होना, जब फीचर फिल्म और गैर फीचर फिल्म बोला नहीं है तो उसमें आप लोगों ने फिर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उसके अंदर में फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। जो एग्जाम का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करा दिया है मैंने। ओके, तो अब इसकी रिवीजन और इसको मेमोराइजर के अंदर में डाल दूं मैं अब आप लोगों के लिए, स्वर्ण कमल, अदरक लहसन प्याज, जो भी आप लोगों का, ठीक है, सारा का सारा मेमोराइजर में हर एक बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हैं, एक काम करते हैं, इसका इसका मेमोराइजर जो है ना फ्री कर देते हैं सारे बच्चों के लिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, ठीक है, सारे बच्चों के लिए। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में केवीएस के किसी भी कोर्स में जाइएगा आप लोग, ठीक है, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा। तो केवीएस टीचिंग परीक्षा का
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, केवीएस की किसी भी कोर्स में जाइए, ऊपर में हम, ठीक है, ये जो 71st फिल्म फेस्टिवल है उसका मेमोराइजर ऑन कर दूंगा मैं सबके लिए। टीम प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा एक बार प्लीज कि इस सेशन के बाद में करना है, ठीक है, जो पूरा सेशन देख लेंगे उसको बता भी दूंगा कि कैसे करते हैं इसको। चलिए, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है और इसको कौन सा पुरस्कार मिला, स्वर्ण या रजत? तो देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, वो मिला है सैम बहादुर को। टोटल 3 पुरस्कार मिले हैं और ये इसको मिला है रजत, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, रजत कमल, रजत कमल और 2 लाख। ओके, जवान और 12th फेल के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है रजत कमल बेस्ट एक्टर का, और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रजत कमल मिला है रानी मुखर्जी को, रजत कमल, ठीक है। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है और कौन सा मिला है, रजत या कमल? रजत या कमल मतलब रजत और कमल या स्वर्ण कमल, रजत कमल या स्वर्ण कमल, कितना कंफ्यूजिंग है, बोलने में टंग ट्विस्टर हो जा रहा है यहाँ पर मैं, ठीक है। तो रजत कमल, तो शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है, तो जवान मूवी के लिए मिला है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी कोशिश कर दी है, पूरी जान लगा दी आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी जवान एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। 1000 के करीब बच्चे देख रहे हैं, 1000 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में हो जाने चाहिए थे अब तक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के लिए इतने सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका का पुरस्कार किसे मिला है, केवल शाहरुख खान को, केवल विक्रांत मैसी को, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, लेकिन कौन सा मिला है, रजत कमल मिला है। प्लीज ये याद रख लेना आप लोगों ने, रजत कमल, रजत कमल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो टीचिंग परीक्षा को जरूर याद कर लेना एग्जाम के अंदर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम के अंदर में, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को प्रॉपर याद आ जाएगा, टीचिंग परीक्षा याद आएगा आपको। लाइक भी कर दिया सर, शेयर भी कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म कौन सी फिल्म के लिए मिला है, 12th फेल के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रजत कमल का होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत कमल किसको मिला है, रजत कमल लीड एक्ट्रेस के लिए, रजत कमल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, ठीक है। रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, रजत कमल। ओके, आपने देखा इतनी सारी चीजें, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत हम लोगों ने कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस मेहनत को जो है फ्रेंड्स वेस्ट नहीं जाने दोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एमआरएस के अंदर में भी और अलग एग्जाम्स के अंदर में भी, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ आगे में जाकर, ठीक है। जल्दी जल्दी से करिए, क्योंकि फिर 11 बजे मेरी पेड क्लास में भी क्लास है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी क्लास आज हो जाए, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही कल भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले सकूं। कल 2 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, उसमें जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ हैक देने वाला हूं, समझ लीजिए कल, ठीक है। ऐसे 5 टॉपिक्स जिससे आप लोगों के, आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आना ही आना है, और आपको देखते से आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, इतना अच्छे से आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू ममता चौधरी जी। देखिए, भारत सरकार द्वारा 2022 में लॉन्च की गई भाषिणी क्या है? अब जो है अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन को आप लोगों ने बस अच्छे से पढ़ लेना है। बताइए, भाषिणी क्या चीज है? देखिए फ्रेंड्स, भाषिणी जो है ये एक एआई मॉडल है, ठीक है। जैसे टीचिंग परीक्षा आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए एआई मॉडल और सारी चीजें दे रहा है, तो भारत सरकार भी टीचिंग परीक्षा का देखा देखी, ठीक है, अपन ले लेते ना क्रेडिट उसका। तो टीचिंग परीक्षा का देखा देखी आप समझ लीजिए कि वो भी एआई को प्रमोट कर रही है, एआई को अपना रही है, क्योंकि पता है कि भाई ये ही फ्यूचर, एआई ही फ्यूचर है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ये, तो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। तो 2022 उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है इसका कि भारत सरकार ने एक प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाषिणी, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, भाषिणी, ठीक है। डिजिटल इंडिया
प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने इसको किया है। भाषिणी, ठीक है, भाषिणी.gov.in के ऊपर में आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, भाषिणी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक आईसीटी पहल है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक पहल है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए एक आईसीटी की पहल, विश्वविद्यालय मतलब हायर एजुकेशन, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी जो है फ्रेंड्स इसकी बात करती है, ठीक है, कि भाई हमें जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है। तो जो अभी हमारा अर्स्ट वाइल जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अब तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि इसको जो है एक कर दिया जाएगा, एनसीटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह जो है सब कुछ उसको, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में यूजीसी इसको क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समर्थ, ठीक है। तो समर्थ जो है फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, ठीक है, ये एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है इसको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको बनाया गया, ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। समर्थ को किसने बनाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया। ई गवर्नेंस है यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। ये डिजिटाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो विद्वान है फ्रेंड्स, ठीक है, ये एक डेटाबेस है, ठीक है, एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का, ठीक है। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी एक्सपर्ट है हमारे देश के अंदर में और जो रिसर्चर्स है, उन लोगों का डेटा क्लब करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए, ठीक है। तो विद्वान एक समझ उनके डेटा को इकट्ठा करके रखा जा रहा है, जो विद्वान लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिसर्चर लोग हैं, तो उनकी लिस्ट होनी चाहिए ना, कभी भी काम पड़ सकते हैं इन लोगों का। तो विद्वान लोगों के लिए विद्वान, उनका डेटा इकट्ठा रखने के लिए, उनका नाम, पता, नाव गाँव, सब कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लेंगे। ये जो फोसी है, फोसी, ठीक है, ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है इसको, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशनल थ्रू आईसीटी, इसको इसके तहत, ठीक है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। फोसी किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भारत में बढ़ावा देने के लिए। तो भारत में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने फोसी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया, सबके लिए फ्री कर दिया, जो भाई जिसको यूज करना है करो, ठीक है। चलिए, शोध गंगा क्या है? देखिए, कई सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स रिसर्च करते हैं, ठीक है, अपना थीसिस सबमिट करते हैं पीएचडी वगैरह के लिए। तो जो अपना थीसिस है, अब वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। पहले क्या है, पेपर के ऊपर में होता था सारा का सारा, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से थीसिस को सबमिट करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो शोध गंगा है, शोध गंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली थीसिस को सबमिट करने के लिए। तो अभी मैंने आपसे पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ई गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटीज में समर्थ प्लेटफॉर्म बनाया गया, समर्थ, ठीक है। विद्वानों का डेटा रखने के लिए फोसी आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। शोध गंगा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से थीसिस को जमा करने की एक तरीके से आपको एक सेवा है, या फिर एक तरीके से सुविधा है, ठीक है। तो इनोवेशन अंडर एनईपी 2020 इसको बोला गया है, तो एक्सटेंडिंग समर्थ ईआरपी सॉल्यूशन टू 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए, 2020 में विकसित एक एआई मॉडल ने 50 साल पुरानी समस्या, मनुष्यों में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स संरचना की भविष्यवाणी करना को हल किया है। उस मॉडल का नाम क्या है? देखिए, 50 साल से एक गुत्थी जो है वो उलझी हुई थी, उसको एक एआई मॉडल ने जो है वो सुलझा लिया है। आप सोचिए कि 50 साल से हम इंसान उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एआई ने उसको सॉल्व कर लिया है। तो एक ऐसा मॉडल जो 50 साल से इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको एआई ने सॉल्व कर लिया है। तो गूगल का जो डीप माइंड है, उसका गूगल के अंदर में एआई जो इसका डिपार्टमेंट है, डीप माइंड्स, उसका अल्फा फोल्ड 2 नाम से एक एआई मॉडल है, अल्फा फोल्ड 2, ठीक है। इसने क्या किया है, जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी
जो प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स संरचना थी, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, उसकी संरचना जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे थे, उसको एआई ने समझने में मदद की है, अल्फा फोल्ड 2 ने। ठीक है, तो गूगल का डीप माइंड, तो डीप माइंड जो है वो किसका है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। डीप माइंड कौन सी कंपनी का जो है उपक्रम है एआई को डेवलप करने के लिए, गूगल का है। ठीक है, गूगल का है। एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फा फोल्ड 2 किसने डेवलप किया है, डीप माइंड ने डेवलप किया है, और डीप माइंड किसका है, गूगल का है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते थे। इसने 50 साल पुरानी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। भारत में पीली क्रांति खाद्य तेल के बीजों से उत्पादन से संबंधित है। देखो जितनी भी क्रांतियां है उसका भी इसका भी आप लोगों के लिए डाल दिया जाए क्या, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये सारी की सारी बताइए आप लोग। देखिए भारत में पीली क्रांति जो है, येलो रिवॉल्यूशन, बिल्कुल वो बीजों के उत्पादन, तेल के बीज के उत्पादन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन एडिबल ऑयल जो तेल है उसके उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड, सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो है उससे रिलेटेड है। ओके, भारत में स्वर्णिम क्रांति जो है फ्रेंड्स वो रिलेटेड है आप लोगों का फ्रूट से, हनी से, हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, तो बागबानी मतलब भी हॉर्टिकल्चर होता है जिसके अंदर में सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह आप लोग उगाते हो। और शहद भी इसी से रिलेटेड है, शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी स्वर्णिम क्रांति ही है। और बागबानी, ठीक है, फ्रूट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी स्वर्णिम क्रांति है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, आपसे सही वाला ही पूछा था, सही वाला पूछा था, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 71वां जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था भारत के अंदर में, या नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुए, उसमें उन्होंने बोला क्या कि ये तो हम सिर्फ केवीएस वाले भाइयों, और देखो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा वो केवीएस के अंदर में ही क्वेश्चन बनाना, बाकी लोग मत बनाना, ऐसा उन्होंने बोला क्या, ऐसा कहीं आपको बोला क्या। भाई ऑब्वियस सी बात है, एल्टी ग्रेड के अंदर में पूछा जा सकता है, टीआरई 4 के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, हो सकता है आप लोगों से जो है फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, रेलवे की एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर में पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, टीआरई 4 के अंदर में पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, कहीं इसने कहीं ये थोड़ी बोला है कि हम ये क्वेश्चन जो है सरकार ने दिए तो एक ही एग्जाम के अंदर में पूछना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। येलो रिवॉल्यूशन आप लोगों का किससे रिलेटेड था ये आप लोगों को देख लिया। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स इसका मेमोराइजर उपलब्ध करा दिया जाएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और टीम प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि क्या बफरिंग सच में हो रही है। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं उनकी तरफ से, जी हाँ बिल्कुल यूपीएससी में भी आ सकता है। ओके, ये पूरा का पूरा इसका मेमोराइजर आज डाल देंगे हम लोग, इसको भी नोट कर लेंगे टीम प्लीज। दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें देश में संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है। देखिए 2024 के अंदर में एक डेटा जो है प्रस्तुत किया गया, जिसके अंदर में ये बोला गया कि भाई सबसे कम स्मारक संरक्षित स्थान कहां पर में है, सबसे कम संरक्षित स्थान कहां पर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक भारत में सबसे कम अगर संरक्षित स्थल है, मतलब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, ठीक है, उसको सुरक्षित करता है, तो सबसे कम मिजोरम में था। ठीक है, दिसंबर 2024 में केवल एक था, ठीक है, जिसका नाम था, ठीक है, वांगछिया। ठीक है, वांगछिया। तो अब जो है फ्रेंड्स एक और वहां पर में ऐड हुआ है दूसरे नंबर का, और अभी भी सबसे कम यहीं पे है मिजोरम के अंदर में ही। तो मिजोरम के अंदर में ही फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि सबसे कम संरक्षित स्थल है, मतलब जिसको एएसआई सुरक्षित करके रख सके, जिसको संभाल के रखा रखा जा रहा है एएसआई के द्वारा, तो मिजोरम में ही है।
ठीक है। तो हाल ही में एक और करंट अफेयर की न्यूज उसके साथ में एक और जुड़ती है कि जुलाई 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, उन्होंने चंफाई जिले के अंदर में, ठीक है, लियान पुई गांव है, वहां पर में लुंगफुन रोपई जो है, लून क्या है यहाँ पर में, लुंगफुंग रोपाई, ठीक है, इस स्थान को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, ठीक है, जो कि मिजोरम का दूसरा है। पहला वांगछिया था, वांगछिया, ठीक है, कोचुआई रोपाई बोला जाता है उसको, वांगछिया को, ठीक है, कोचुआई रोपाई, ठीक है, और अभी कौन सा बना है, लुंगफुन रोपाई, ठीक है। तो लुंगफुन रोपाई जो हाल ही में देश का एएसआई के द्वारा जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो कहां पर में लोकेटेड है, ये मिजोरम के अंदर में, और सबसे कम संरक्षित मिजोरम, अभी भी सबसे कम मिजोरम में केवल 2 है, ठीक है। ओके, चलिए, ओके, चलिए। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेनपुई कहां पर में मौजूद है, जिसको लेनपुई मेनहिर, ठीक है, कहां पर में लोकेटेड है, जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, मेनहिर, ठीक है, लेनपुई मेनहिर। तो लेनपुई कहां पर में है, लेनपुई आप लोगों को मिलेगा मिजोरम के अंदर में, ठीक है। चलिए, लुंगफुन रोपाई मॉन्यूमेंट कहां पर में लोकेटेड है, जिसको लेनपुई भी बोला जा रहा है, लेनपुई, ठीक है, ये लियानपुई मेनहिर भी इसी को बोलते हैं, लुंगफुन रोपुई या फिर लियानपुई मेनहिर, ठीक है। कहां पर में है, तो ये मिजोरम के अंदर में है, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना था। तो लुआंगफुन रोपई मेनहिर या फिर लियानपुई मेनहिर भी इसको बोलते हैं। मार्च 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों की संख्या सबसे कम है, और अभी भी सबसे कम वहीं पे है, ठीक है। तो बताइए सबसे कम जो है कंपनी कौन से क्षेत्र के अंदर में आती है, सबसे कम कंपनीज। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर में सबसे कम कंपनीज है, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के अंदर में सबसे कम कंपनीज, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्शन में सबसे कम कंपनी है, सबसे कम संख्या में, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग में बहुत कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर में सबसे कम कंपनी है, कंस्ट्रक्शन या निर्माण के क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण के भागीदार के रूप में घोषित किया गया है। अभी देखो डीडी नेशनल जो है ना, वो पहले पीछे रहता था हर किसी से, लेकिन अब आजकल जो है डीडी नेशनल, जिसकी स्थापना 1959 में 15 सितंबर 1959 के अंदर में हुई थी, उसका ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, डीडी नेशनल एकदम जोर में आ गया है। आपको पता है वो सुधीर चौधरी, उसको 15 करोड़ रुपए की, मतलब वो एंकर को 15 करोड़ रुपए देते हैं, और वो 15 करोड़ रुपए किसके है पता है, आपके हमारे हम सबके जो है ना, टैक्स का पैसा है वो। 15 करोड़ रुपए का एक एंकर रखा है उन्होंने, डीडी नेशनल ने। अब वो उसको उनकी काबिलियत पर रखा है या फिर मतलब सरकार के लिए उन्होंने कोई फेवर किया था उसके वजह से रखा है, पता नहीं। लेकिन डीडी नेशनल जो कि एक सरकारी जो है पैसे पर चलने वाला एक उपक्रम है, ठीक है, उसमें 15 करोड़ रुपए का एक एंकर रखना किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता। कोई प्राइवेट चैनल नहीं रखता इतना बड़ा एंकर। मतलब आपको पता है, अगर देश में सबसे ज्यादा पैसे का कोई एंकर है तो सुधीर चौधरी दूरदर्शन ने रखा हुआ है। किस लिए रखा है पता नहीं, ठीक है। तो दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग जो है उसके प्रसारण के अधिकार खरीद लिए हैं, तो हॉकी इंडिया लीग का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, ठीक है। तो 1959 के अंदर में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, 1959 के अंदर में 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना है, किसी भी इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आपने घोषित करना है, ठीक है,
जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हर साल 3 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कौन डिक्लेयर करता है? ठीक है, तो ये डिक्लेयर करता है आपकी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, 193 के 193 नेशंस होते हैं सारे के सारे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, अंतरराष्ट्रीय शांति का दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे है 8 मार्च को। ये सब कौन डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है आपका जनरल असेंबली। प्लीज याद रखना है आप लोगों ने, जनरल असेंबली जिसमें सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, पूरे यूनाइटेड नेशंस के सारे सदस्य। प्रपोजल फॉर डिजिग्नेशन ऑफ इंटरनेशनल डे कैन बी मेड ओनली बाय द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसमें से भी 5 सदस्य परमानेंट मेंबर है। अब वो परमानेंट मेंबर कौन है 5? एक तो यूएसए है, ठीक है, रशिया है, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है और यूके है। ये 5 परमानेंट मेंबर है। भाई सिक्योरिटी काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जनरल असेंबली इसको डिक्लेयर करती है। ओके, तो परमानेंट मेंबर हो या नॉन परमानेंट मेंबर हो, सिक्योरिटी काउंसिल इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। किसी भी दिन को कोई खास दिन में घोषित करना है तो पूरे के पूरे जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें सारे के सारे 193 कंट्रीज होते हैं, वो लोग डिस्कस करके उसको डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, जैसे 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति का दिवस। इसके अलावा मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी आप लोगों को बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 3 दिसंबर वाला। ठीक है, उसकी थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव सोसाइटी एंड एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। तो ये सब क्या है आप लोगों का? ये डिक्लेयर करता है आपका यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, महासभा। तो ओनली ए इज करेक्ट। ओके, तो चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे व्यक्ति जो विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? फोस्टरिंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, डिसेबिलिटी को फोस्टर करो, मतलब उसको अपनाओ, फोस्टर करो आप लोग, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाओ ताकि उन लोगों को भी आप साथ में लेकर चल सके। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है आप लोगों का, लेडी जस्टिस। वो लेडी जस्टिस की इमेज यहाँ पर में होनी चाहिए थी। मैं जस्ट 1 मिनट आपको लगा देता हूँ फ्रेंड्स। नया वाला, जैसे न्याय की जो मूर्ति है ना, न्याय की देवी। ठीक है, अभी पहले क्या था, अलग थी, उसके आंखों पे पट्टी थी, अब आंखों की पट्टी खोल दी गई है। ठीक है, लेडी जस्टिस के आंखों की पट्टी अब खोल दी गई है। ओके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, अब आप देखिए उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि नहीं? पट्टी खोल दी गई है। ठीक है, उसके एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में संविधान की किताब है। ठीक है, तो न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किया गया है और ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन करता है इंडियन जस्टिस का। ठीक है, और इसको अनवेल किसने किया था? DY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, जो हमारे भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है, DY चंद्रचूड़। ओके, तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। शी इज ब्लाइंड फोल्डेड, भाई उसको कोई आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है, ए जहां जहां है उसको काट दो पहले तो। ठीक है, तो एक ही जगह था। आंसर देखो, अब ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है आपका। द स्टैचू वॉज अनवेल्ड बाय संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ने नहीं किया है इसको। ठीक है, संजीव खन्ना ने नहीं किया है इसको, किसने किया है फ्रेंड्स? ठीक है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो संजीव खन्ना से भी पहले थे। ठीक है, उन्होंने किया था। तो DY चंद्रचूड़ लिखो आप लोग, DY चंद्रचूड़ उन्होंने किया है, जस्टिस खन्ना नहीं। ठीक है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़। तो बी भी यहां पर में गलत हो जाएगा, जहां जहां बी बोला है उसको भी काट दो। शी कैरीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वन हैंड, बिल्कुल सही बात है। उसके एक हाथ में भारत, एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में भारत का संविधान है। तो ये नई हमारे न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति। ठीक है, तो कानून अंधा होता है, अब मत बोलना। ठीक है, ओनली सी इज करेक्ट। ठीक है, केवल सी सही है। ओके, याद रहेगा आप सभी लोगों को अभी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में आंखों की पट्टी खोल दी गई है, नया स्टैचू जो अनवील किया गया है, आंखों पर पट्टी नहीं है, एक हाथ में तराजू है। ठीक है, और एक हाथ में संविधान की पुस्तक है। DY चंद्रचूड़ ने इसको किया था। ठीक है, 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अभी हमारे चीफ जस्टिस है 53वें नंबर के, 53rd नंबर के। ठीक है,
आप बताएंगे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? आंसर करेंगे आप लोग? देखिए, वित्तीय वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने खुदरा मुद्रास्फीति दर दर्ज की जो आरबीआई की 6% की सहनशीलता सीमा से अधिक है? देखो, इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। सखी सैया तो खूब भी कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये इन्फ्लेशन, महंगाई दर, तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर में महंगाई दर जो कि आरबीआई के द्वारा सेट की गई 6% की लिमिट से भी ज्यादा थी, ठीक है। वहां पर में एक्चुअली अभी दंगे फसाद चल रहे हैं, ठीक है। तो मणिपुर जो है फ्रेंड्स, वहां पर में मुद्रास्फीति जो है वो 6% से भी अधिक दर्ज की गई। तो एकमात्र राज्य, देखो क्या है ना, हमारी खुदरा मुद्रास्फीति या फिर रिटेल इन्फ्लेशन रेट जिसको बोला जाता है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ आपको, 4% डिसाइड की गई है। और इसमें प्लस माइनस जो है, +-2% का स्कोप है, ठीक है। मतलब +-2 आप इसमें कर सकते हो, +-2 मतलब या तो 6% तक भी जा सकता है या 2% तक आ सकता है। तो ये अलाउड लिमिट है, ठीक है। 4% कोशिश करनी है बना के रखने की, 6 और 2 भी चलेगा, लेकिन 6 से भी ज्यादा चली गई, 6% की जो अपर लिमिट है 2% एक्स्ट्रा देकर, वो भी उससे भी ज्यादा चलेगा मणिपुर में महंगाई, ठीक है। तो एकमात्र राज्य जहां पर में खुदरा मुद्रास्फीति या फिर रिटेल इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है, 6% से ज्यादा हो गई मणिपुर के अंदर में। चलो, एलन मस्क ने ओपन एआई, जिसमें पहले उनका हिस्सेदारी थी, ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी बनाती है, चैट जीपीटी, ठीक है, ये ओपन एआई की, तो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई, ये याद रखना है आप लोगों ने। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी, चैट जीपीटी जो आप इस्तेमाल करते हो, उसका उसकी कंपनी का नाम है ओपन एआई। एलन मस्क पहले उसके अंदर में शेयर होल्डर थे। एलन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दिया और अपनी नई एक्स एआई बनाया उन्होंने, एक्स एआई, जो कि नाम से एक ग्रोक नाम से जो है एक एआई एआई प्लेटफॉर्म चलाती है, एआई मॉडल चलाती है, ग्रोक, ठीक है। तो ग्रोक किसका है? एक्स एआई का है, जो कि एलन मस्क के मालिक है। ओपन एआई चैट जीपीटी चलाती है, ठीक है। चलिए, मेटा, जो पहले फेसबुक था, उसका नाम पहले फेसबुक था, अब उसका नाम मेटा हो गया है। वैसे एक और चीज है फ्रेंड्स, एक और मैं जोमेटो का अब नया नाम क्या हो गया वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित किया गया था ये। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खो खो का पहला संस्करण, खो खो विश्व कप पहला संस्करण न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में 7 देशों ने हिस्सा लिया। इंडिया, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में हुआ है। बांग्लादेश, नेपाल हो जाए, श्रीलंका हो जाए, उसके अंदर में इंग्लैंड ने भी इवन पार्टिसिपेट किया इसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसे 7 देश थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलो, चैट जीपीटी के अंदर में जीपीटी का अर्थ क्या होता है? और ये बताइए मुझे, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे डीप सीक जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये डीप सीक, ये चाइनीज कंपनी है, चाइना की है ये, ठीक है, चाइनीज है ये। वही चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है, ओपन एआई जो कंपनी है, इसका ये कंपनी का नाम है ओपन एआई, ये अमेरिकन यूएसए की कंपनी है। ग्रुक जो है एक्स एआई, वो भी जो है आपका अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव पावर ट्रांजिशन, जनरेटिव पैरा ह्यूमन ट्रांसमीटर, कभी नाम कभी सोचा होगा ना आप लोगों ने कि यार ऐसा, ये जीपीटी में जीपीटी क्या चीज है, ठीक है। तो देखो, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है जनरेटिव, ठीक है, प्री ट्रेंड, जिसको पहले से ट्रेन किया गया है ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसको पहले से ही ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, ठीक है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जो जो मैंने भी पॉइंट लिखा है उसको एक बार कमेंट के अंदर में हर कोई बच्चा लिख देगा। इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर में, प्लीज ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर सभी लोग कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है।
और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए मैं इसका मेमोराइजर आज ओपन कर दूंगा, तो हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे, सभी बच्चे, ठीक है। केवीएस का जो कोर्सेस है, जो पेड स्टूडेंट्स है उन लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चैट जीपीटी का मालिक ओपन एआई है, ठीक है। एक्स एआई एलन मस्क, ठीक है, ग्रोक जो है वो चलाते हैं। निम्नलिखित में से 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का विजेता कौन नहीं है? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कल मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है। मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला है, हरमनप्रीत सिंह जो है उनको हॉकी के लिए मिला है, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन ये सलीमा टेटे जो है इनको नहीं मिला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सलीमा टेटे। ये सलीमा टेटे महिला जो हॉकी टीम है ना उसमें खेलती है, ये वो उभरती हुई खिलाड़ी नहीं, ये हॉकी से रिलेटेड है। सलीमा टेटे कभी अगर आ जाए इन फ्यूचर की किससे रिलेटेड है तो हॉकी से रिलेटेड है सलीमा टेटे। चलिए, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर मैं बोला कि कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया है। देखिए, बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने दो पार्टी स्टार्ट की है, ठीक है। एक तो उन्होंने स्टार्ट की थी बी आर अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, और फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से भी तो रिलेटेड थे। आचार्य नरेंद्र देव, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, तो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है उससे रिलेटेड थे। आचार्य नरेंद्र देव, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रेंड्स, इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। 1952 के अंदर में ये पार्टी का स्थापना हुई थी 1952 में। आचार्य नरेंद्र देव इन्होंने आजादी के बाद में कांग्रेस से अलग होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। रफी अहमद किदवई, क्या ये कांग्रेस से रिलेटेड थे? रफी अहमद किदवई, जी हाँ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे ये, ठीक है। रफ ठीक है, रफी अहमद किदवई। तो आजाद भारत के अंदर में रफी अहमद किदवई जो है फ्रेंड्स, इन्होंने भारत के कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का भी काम संभाला था इन्होंने, रफी अहमद किदवई ने। और उसके बाद में ये हमारे भारत के अंदर में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बने थे। आजाद भारत की बात कर रहा मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ। आजाद भारत में तो कांग्रेस से रिलेटेड थे, ये बिल्कुल सही है। ए के गोपालन जो है फ्रेंड्स, ये केरला स्टेट कांग्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उससे उसके एक लीडर थे पहले, ठीक है, ए के गोपालन, और बाद में केरला स्टेट कांग्रेस, ठीक है, केरला स्टेट कांग्रेस जो है उससे रिलेटेड थे। रिपब्लिकन पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं था ए के गोपालन का, ठीक है। देखिए, ये सीओपी 29 की बात हो रही है यहाँ पर में, और अभी सीओपी 30 भी आज मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ, सीओपी 30, ठीक है। तो सीओपी 30 कहाँ पर में हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सीओपी 29 की बात करूं फ्रेंड्स, तो सीओपी 29 जो है ये आपका कहाँ पर में हुआ था? अजरबैजान के अंदर में हुआ था, ठीक है, अजरबैजान के अंदर में, ठीक है। और अभी सीओपी 2025 के अंदर में 2030 वाली हो चुकी है। इसी वजह से प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। सीओपी 30 जो है ये कहाँ पर में हुई थी? बेलेम के अंदर में, ब्राजील में, ब्राजील। कितने बच्चे हैं पेड क्लास के जिन लोगों को याद आ रहा है कि मैंने पूरा आपको ये बताया हुआ है कि भाई ब्राजील के घने जंगलों के अंदर में इसको करवाया गया है, ब्राजील के जंगलों में, ठीक है। सीओपी 30 मैंने स्पेशली अलग से कराया है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स है, क्रैश कोर्स के हैं, चाहे किसी के भी हो, प्लीज उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। और जो भी बच्चे अभी भी चाहते हैं कि वो सारा मेमोराइजर पढ़ ले, सब कुछ कर ले, अभी भी आपके पास में मौका है। 250 रुपए का ही है, आप लोग उसको जाकर अभी भी 2 दिन के अंदर में सारे के सारे मेमोराइजर और सारे के सारे जो छोटे छोटे लेक्चर्स है उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेलेम ब्राजील के अंदर में, सीओपी 30, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके,
तो सीओपी 30 मैंने आपको सीओपी 31, 32, 33 कहा होने वाला है वो सारा भी आपको बता दिया है ऑलरेडी, मेमोराइजर में भी डाल दिया है, मेमोराइजर में भी आप देख सकते हो। ये सर अच्छे से करवाया है, याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए विधि जी बता रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े होंगे, 250 रुपए का ही आपका वो है, आप जाकर उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, जो भी समय बचा हुआ है उसमें मेमोराइजर अच्छे से। ठीक है, सीओपी 33 के लिए तो हमारे भारत ने भी बोला है कि हमको करना है करके सीओपी 33। अच्छा, सीओपी 14 जो था आपका 14, ठीक है, या सीओपी 21, वो भी आपको अगर याद आ रहा हो तो, वो सीओपी 21 जो हुआ था ना, सीओपी 21 ये पेरिस के अंदर में हुआ था 2015 में, 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपको पता हो ना, वो समिट हुई थी क्लाइमेट चेंज पेरिस के अंदर में, पेरिस समझौता 2 डिग्री और 1.5 डिग्री वाला। सितंबर 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में श्रीलंका के अंदर में, वैसे श्रीलंका की बात अगर करूँ आप लोगों से, तो पहले इसको सिलोन नाम से जाना जाता था, बताया था मैंने आप लोगों को, इसको आजादी 1948 में मिली थी। ठीक है, फिर बाद में 1972 के अंदर में उन्होंने अपना नाम श्रीलंका किया। ठीक है, तो दिस्सा नायक जो है ये इसके राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, दिस्सा नायके, तो अनुरा कुमार दिस्सा नायके, तो ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दिस्सा नायके ये अभी भी है। ठीक है, अरुणा कुमार दिस्सा नायके 10वें राष्ट्रपति है श्रीलंका के। और श्रीलंका की जो अभी प्रधानमंत्री है वो है हारिनी अमार सूर्य। ठीक है, तो हारिनी अमार सूर्य ये उनकी प्रधानमंत्री है। ठीक है, और आपको पता है पहली प्रधानमंत्री देने वाला देश, विश्व को पहली महिला प्रधानमंत्री देने वाला देश भी यही था। ठीक है, भंडार नाइके। ठीक है, कल देखा था हम लोगों ने, तो श्रीमती भंडार नाइके श्रीलंका की ही थी प्रधानमंत्री, और वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। और अभी भी हारिनी, ठीक है, हारिनी अमारा सूर्य ये इनकी प्रधानमंत्री है, और दिस्सा नाइके जो है ये इनके राष्ट्रपति है। प्लीज याद रख लीजिए, दोनों के दोनों सितंबर से 2024 सितंबर से हरिनी अमारा सूर्य, और सितंबर 2024 से ही दिस्सा नाइके, दोनों के दोनों प्लीज याद रख लेंगे आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी के सभी। चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आया है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा देना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको प्राउडली बता सकता हूँ फ्रेंड्स कि 2025 के अंदर में विकिपीडिया में भी जाकर इसका जो है ना, इसको जो अपडेट है, ठीक है, वो मैंने ही किया था जिस दिन हुआ था ना ये, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, मतलब जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी 2025 वाले की। ठीक है, तो उसकी उसको मैंने ही जाकर क्योंकि विकिपीडिया ओपन सोर्स है, आप उसके अंदर में कोई भी आप भी जाकर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं समय ले रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन इसको करेंगे जरूर हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, 2025 किसको दिया गया है? ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये वो इमेज है। ठीक है, जो मुझे अभी भी याद रहा है कि जिस दिन ये अनाउंस हुआ था तो मैंने सोचा कि विकिपीडिया के ऊपर में दिया नहीं था। ठीक है, तो विकिपीडिया के ऊपर में आप जाकर ना क्या कर सकते हो, यहाँ पर में संपादन करना, मतलब आप लोग खुद भी एडिट कर सकते हो। तो ये
ये है, ये मेरे ही द्वारा एडिट किया गया था, ठीक है, 2025 के जैसे आया था उसी दिन मैंने जाके फटाक से एडिट कर दिया था उसको। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, इसको दिया गया है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए। और ये हर साल कौन से तारीख को इसकी घोषणा की जाती है? 23 जनवरी को की जाती है, ठीक है। तो 23 जनवरी को की जाती है इसकी घोषणा। 23 जनवरी को क्या होता है? उसको पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, प्लीज याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, पराक्रम दिवस, पराक्रम, पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी वाले बर्थडे के दिन हम लोग मनाते हैं। और उसी दिन जो है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 2025 में ये दिया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। 2024 वाला जो है फ्रेंड्स, ये दिया गया था आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का, ये 2024 का इसको मिला था, ठीक है। ओके, तो 2024 का इनको मिला था, ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैं, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। और 2025 वाला भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। अब मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जब ये होगा, ठीक है, आप कोई भी जो भी चीज होती है आप जाके चेंज कर सकते हो उसके अंदर में, अलाउड है, कोई भी जाके कर सकता है, ठीक है। सर मेरा आज यूजीसी नेट का एग्जाम था, सुबह हमने आपका एक क्लास देखी थी, उस क्लास से लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छा फील हुआ क्वेश्चन देखकर। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर मैं अभय अभय नाग जी है, ठीक है, तो उन्होंने आप बता दिया कि जो आज उनका जो यूजीसी नेट का पेपर था, ठीक है, और डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस मिले जो हमने क्लास की कल। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में भी यही होगा, आपके टीआरई 4 के अंदर में, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर में भी, तो टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। और अभी भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक भी जो है मेमोराइजर और इन सारी चीजों को नहीं किया है, वो लोग जाकर जल्दी से लेकर उसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा उसके अंदर में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको मिस मत करना, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। 2024 में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली 5 भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल थी? ठीक है, 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, अब टोटल 11 हो गई है। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, वो तमिल भाषा को दिया गया था, ठीक है, तमिल भाषा को सबसे पहले दिया गया था 2004 में, फिर 2005 में संस्कृत को, फिर कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इनको दिया गया था। और हाल फिलहाल में जो है फ्रेंड्स, क्लासिकल भाषाओं का दर्जा दिया गया 5 और भाषाओं को। तो वो 5 भाषाओं के नाम बताइए आप लोग। मैं वो इमेज भी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, टाइमलाइन वाली टाइम के साथ में। वी आर हेयर मिसिंग द एक्सपर्ट्स। ये इमेज देखिए आप लोग, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि तमिल जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में 2004 के अंदर में, ठीक है, संस्कृत, फिर कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 2024 के अंदर में आप देखिए 5 भाषाओं को जोड़ा गया था। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, असमी भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। मुझे अभी के अभी पांचों के पांचों भाषाएं आप लोग लिखेंगे, अभी अभी के अभी लिखिए आप लोग, सभी के सभी लोग, हर एक बच्चा जो 2024 के अंदर में जोड़ा गया है उनको।
अच्छा, नोबेल पुरस्कार वाला जो है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों का मेमोराइजर डाला हुआ है, कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा मेमोराइजर, और उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है आप लोगों के एप्लीकेशन के अंदर में, मेमोराइजर का। ठीक है, तो मेमोराइजर, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, कंफर्म लिख के रख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं वीडियो के ऊपर में, आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, मैं बोल रहा हूँ नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, और यहाँ पर मैं आप लोग देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, असमी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। ठीक है, ये भाषा है, सभी के सभी लिख लेंगे। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और अपने मन से अपने आप को समझाते हुए आंसर करिए कमेंट के अंदर में। हेलो सर, मैं अरुणा, मैं आपसे पढ़ के सीटेट क्लियर किया है, आप केवीएस के लिए आपसे पढ़ रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप का एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक करने के साथ में शेयर भी कर देंगे, और कल दिन भर टीचिंग परीक्षा के साथ में रहना है आप लोगों ने। टीचिंग परीक्षा पर बहुत सारे कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दिया है, सेशन को लाइक कर दिया तो हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, तो मराठी भाषा को इसमें किया गया है। अच्छा, मराठी भाषा से मुझे याद आया फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में कंफर्म आने वाला है, लिख लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, यूनेस्को से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों का। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है, उसके अंदर में आप लोगों को क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, मराठा वाला जो है आपका मराठा साइड। ठीक है, उसके अंदर में आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु के अंदर में भी है। ठीक है, जिंजी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बन जाता है आप लोगों का। टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। अगर आप कहोगे तो नए वाले जो लेटेस्ट वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो भी हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आप लोग इनको भी यहाँ पर में सॉल्व कर सके। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल मैं करवा दूं आप लोगों के लिए। ठीक है सर, मेमोराइजर बेस्ट है, इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी जिन बच्चों ने, जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और अभी तक भी मेमोराइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए मेमोराइजर का इस्तेमाल, आखिरी मौका है आपके पास में। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी भी आपके पास में समय है, 250 रुपए में ही आप लोगों के पास में पूरा का पूरा आपको क्रैश कोर्स में आप कर सकते हो, मेमोराइजर का ही लिए ही कर लीजिए चाहे कम से कम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में मैं हिस्ट्री का आप लोगों को जो थोड़ी सी रिवीजन में चाह रहा था कि वो करवा दूं आप लोगों को। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। नोबेल पुरस्कार, उसकी मेमोराइजर भी डाल दिया है आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार आपके लिए डाल दिया है। ओके, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2025 का, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि 2025 में, ठीक है, रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि, ठीक है, रिपब्लिक डे 2000 जो 25 है, ठीक है, 2025 के चीफ गेस्ट, ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे, ये जल्दी से आप लोग लिख देंगे, एकदम खासम खास क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, तो प्रबोवो सुबियांटो, सुबियांटो, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने। ओके, 2026 के अंदर में कौन होने वाले हैं, कौन आने वाले हैं दो, उनके भी नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा का पूरा इसके ऊपर में ही। ठीक है, एक तो आप लोगों का उर्सुला वेन है, जो कि यूनाइटेड सॉरी यूरोपियन यूनियन जो है उसके काउंसिल की अध्यक्ष है। ठीक है, और उनके साथ में जो है फ्रेंड्स अंटोनियो कोस्टा आने वाले हैं। ओके, इसकी एक मेरे पास में इमेज भी है आपका, अगर आप लोग अलाउ करो तो मैं उसको दिखा देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कि 77th रिपब्लिक डे जो 2026 में होगा आपका हमारा। ठीक है, उर्सुला वेन, ठीक है, डेर लेन प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, और उनके साथ में प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वोन डेर लेन, ये दोनों के दोनों आने वाले हैं हमारे रिपब्लिक डे 2026 के अंदर में, 77th रिपब्लिक डे के अंदर में। ठीक है,
तो ये भी कंफर्म हो चुका है, तो इसको भी आप लोग एक बार प्लीज लिख देंगे, दोनों के नाम आप लोग जल्दी से, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपका देखिए रघु नाम का एक जो है फ्रेंड्स आपका दुधवा नेशनल पार्क के अंदर में, ठीक है, रघु नाम का एक कौन सा एनिमल है जिसको ओपन फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया है, तो वन हॉर्न राइनोज है, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा है, ठीक है, इसको आप लोग प्लीज याद रख लेंगे आप। ओके, रघु नाम का एक सिंग वाला गेंडा। और एक चीज और है, आप लोगों का जनरल एजुकेशन काउंसिल से रिलेटेड और आपका हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, ठीक है, ग्रांट काउंसिल HECI, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, वो कल मैं करवाने वाला हूँ। प्लीज कोई बच्चा कल का सेशन मिस नहीं करेगा, ठीक है, प्लीज कोई भी, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ लॉ फ्रॉम तुतरुक लद्दाख सर जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल का क्वेश्चन ये सारे के सारे GC और HECI जो है, ये सारा का सारा GCE, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और कल मैं आप लोगों को ये सारे के सारे ये जो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, NEP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करवा दूंगा आप लोगों को कल। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। PDF कहाँ मिलेंगे आपको? टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, और इसका जो मैंने आप लोगों को जो मेमोराइजर बोले, वो मेमोराइजर भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। ओके।